तो बच्चों अच्छा आवाज़ आ रही है? इसका मतलब मैं थोड़ी बात रिपीट कर देता हूँ। इसका मतलब भारत इज़राइल के साथ संबंध देखना अपने आप में आश्चर्यजनक है, इंटरेस्टिंग है, क्योंकि क्योंकि इज़राइल इतना छोटा देश है, 80 लाख की आबादी वाला देश, और उस 80 लाख की आबादी के देश के साथ द्विपक्षीय रिलेशन पढ़ना अपने आप में बड़ा ही चौंकाने वाला मामला है। लेकिन इसके बाद भी हम इज़राइल के साथ द्विपक्षीय रिलेशन क्यों देखते हैं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग पार्ट है। और देखते क्यों हैं बच्चों? क्योंकि क्योंकि इज़राइल हमारा ऐसा दोस्त है जो नया दोस्त है। तो कई बार हमें कहते हैं ओल्ड इज़ गोल्ड, लेकिन इज़राइल के साथ कहानी दूसरी है। इसका मतलब इज़राइल एक ऐसा देश है जो कि अपने आप में नया है, यंगेस्ट है। फिर भी इसका मतलब है कि संबंधों में कितनी दूरी है ये मैंने नहीं रखती, कितनी इंटेंसिटी है, कितनी तीव्रता है, ये अपने आप में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि संबंध। क्योंकि कई बार हम एग्जाम्पल देखो, कई बार हम कहीं घूमने टहलने जाते हैं, हिल्स वगैरह पे जाते हैं, जो नए नए शादीशुदा कपुल है वो हाथ में हाथ डाल के एक दूसरे को देख रहे हैं, जबकि जबकि पता चला कि हम लोग हैं तो 50, अब कोई हम इधर देख रहे हैं तो हमारा पार्टनर उधर देख रहा है। इसका मतलब है संबंधों में गहराई होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय कि लंबाई के। तो इसराइल के साथ ऐसा है कि संबंधों में इंटेंसिटी खूब है बच्चों। और ऐसा हुआ क्यों, और 92 में इसराइल के साथ हमने संबंध क्यों बनाया? ऐसा क्यों था कि 47 में हम आज़ाद हुए तो इसराइल के साथ संबंध हम नहीं बना पाए? इसी इसी में दोस्तों फ़िलिस्तीनी कहानी बताते हैं। फ़िलिस्तीनी कहानी का सारांश ये है, और सारा झगड़ा जो आप देखो अभी चल रहा है या इसके बाद भी चलेगा, तो झगड़े का मूल कारण तो कमोबेश एक ही है, चीज़ें थोड़ी थोड़ी बदलती रहती हैं। इसलिए कई बार आप देखते हो कि तो मुद्दे एक ही रहते हैं, बस ये है कि कई बार घटनाएं बदल जाती हैं। अब जो फ़िलिस्तीन यानी कुल मिला के झगड़ा है फ़िलिस्तीन का, या हम क्यों अब सवाल है कि इसराइल के साथ 1992 में हमने क्यों देखा? उसका पहला बड़ा कारण था क्योंकि हम 92 के पहले हमारा दोस्त फ़िलिस्तीन था, और मामला फ़िलिस्तीन नहीं था, मामला भारत के अरब राष्ट्रवाद का समर्थन था। भारत ने शुरू से अरब राष्ट्रवाद का समर्थन किया, और फ़िलिस्तीन आया कहाँ से? पहले दोस्तों ऑटोमान अम्पायर था। ऑटोमान अम्पायर जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद उसका पतन हुआ, तो आप जानते हो कि ब्रिटेन ने, लीग ऑफ नेशंस के देशों ने क्या किया, यानी फ़िलिस्तीन को गोद ले लिया। ब्रिटेन ने फ़िलिस्तीन को गोद ले लिया, और जब ब्रिटेन ने फ़िलिस्तीन को गोद लिया तो गोद लेने का मतलब क्या है कि अब ब्रिटेन ने कहा कि भाई जब तक फ़िलिस्तीन अपने शासन में समर्थ नहीं हो जाएगा तब तक ब्रिटेन फ़िलिस्तीन गोद लिए रहेगा। और ऐसा इसे मैंडेट सिस्टम कहते हैं। मैंडेट सिस्टम पहले का था, लेकिन हुआ क्या, जब मैंडेट सिस्टम आया उसी दौरान फ़िलिस्तीन में, फ़िलिस्तीन का मतलब है एक ऐसा भूभाग जो कि इस भूमध्य सागर और जॉर्डन नदी के बीच का भूभाग है। यानी इधर अब लोकेशन भी देखेंगे, बड़ी ज़बरदस्त है लोकेशन अपने आप में। अगर पूरा मैप आप देखोगे, अगर हम इस तरीके से मैप आपको दिखा दें तो आप, और मुद्दा यहाँ पे ये है कि देखो जो अभी फ़िलिस्तीन, जिस मैप को हमने बड़े में दिखाया था वही यहाँ पे छोटे में है। ये पूरा ये मामला है फ़िलिस्तीन का, ये पूरा एरिया फ़िलिस्तीन का है। अब देखोगे फ़िलिस्तीन जहाँ पे आज है इसराइल, और अब इसी फ़िलिस्तीन से इसराइल बन गया, तो ये पूरा एरिया ज़रा जियोपॉलिटिकली अब देखो, ये तो भूमध्य सागर इधर हो गया, इधर लाल सागर हो गया, और ये स्वेज कैनाल है। ये अपने आप में पूरा एशिया से यूरोप को लिंक करने वाली पूरी नहर है उसके बीच में। और ये क्या है? सिनाई प्रायद्वीप है, जो मिस्र का पार्ट है। सिनाई पेनिनसुला है, यानी प्रायद्वीप का मतलब है कि जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो, तो ये प्रायद्वीप है। और इसके बगल में ये इज़राइल है, उसके ऊपर सीरिया है, इधर फिर इधर सीरिया है, इधर लेबनान है,
इधर जॉर्डन है। तो इसका मतलब है कि वेस्ट एशिया में ये मामला बड़ा ही टेक्निकल है, बड़ा ही जियोपॉलिटिकली बड़ा इंपॉर्टेंट है, इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई। इसलिए आप देखोगे कि यहाँ पे मिस्र भी है, मिस्र इसका पड़ोसी है। तो कुल मिला के इसराइल का जो पड़ोसी होता है मिस्र होता है। और उसके बाद जब आप इसराइल से यहाँ से निकलोगे तो इसके बाद फिर सोमालिया, यमन, ये सब, ये पूरा दुनिया का बहुत ही महत्वपूर्ण संपर्क मार्ग है। लेकिन आप ये कहोगे कि बच्चों, आप ये जानना चाहोगे कि पूरी लड़ाई का कारण क्या है, आखिर में झगड़ा होता क्यों है, ये पूरी फिलिस्तीन के विवाद के पीछे मूल रीज़न क्या है, या झगड़ा आखिर में होता क्या है। तो फिर आपको फिलिस्तीन का मैप आपको दिखा दे, फिर से आपको मैं फिलिस्तीन का मैप दिखा दूं। तो बात अब देखो बच्चों, ये फिलिस्तीन का मैप है। इसी बात को हमने शॉर्ट में दिखा दिया आपको। लड़ाई के एक ही कारण है, यानी पहले फिलिस्तीन पूरा ब्रिटेन का मैंडेट था। बाद में यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर आबादी मुस्लिम्स की थी, यानी जो अरबी मुस्लिम है, अरबी भाषा बोलने वाले मुस्लिम हैं। और फिलिस्तीन एक भौगोलिक नाम है, जो भूमध्य सागर जॉर्डन के बीच का भूभाग है, उसको फिलिस्तीन है, कई बार पैलेस्टाइन, इंग्लिश में पैलेस्टाइन कहते हैं, कई बार फ़लस्तीन भी कह देते हैं। झगड़ा आज की डेट में, अगर पूरे झगड़े के कारण आप देखोगे, झगड़े के कारण ये है कि जब फ़िलिस्तीन, पहले तो फ़िलिस्तीन पूरा मुस्लिम से डोमिनेटेड एरिया था, बाद में क्या हुआ कि यहूदियों की आबादी यहाँ बढ़ी। और यहूदियों की आबादी बढ़ने में दो कारण थे। एक तो यहूदियों ने कहा भाई हमारा धार्मिक स्थान यरूशलेम में है, यरूशलेम अपने आप में बड़ा ही पवित्र जगह है, यरूशलेम धार्मिक रूप में अगर देखा जाए तो यरूशलेम का बड़ा महत्व है। अब इसी बात से झगड़ा हुआ कि आखिर में फ़िलिस्तीन पर नियंत्रण होना किसका चाहिए, और इसी बात को लेकर लड़ाई होती चली गई कि आखिर में फ़िलिस्तीन पर किसका नियंत्रण होना चाहिए। तो अब जनसंख्या परिवर्तन हुआ, जनांकी परिवर्तन हुआ, और फ़िलिस्तीन का डिवीज़न कर दिया गया दो भागों में, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में यहूदी यहाँ पर आकर बस गए। और यहूदियों ने कहा कि हमें तो इस क्षेत्र में पहले हम ही थे, हमें यहाँ से भगा दिया गया था। अब यह ऐतिहासिक आंकड़ा, देखिए इतिहास में कौन किसका घर था, किसको कहाँ से भगाया गया, बच्चों ये तय करना बड़ा कठिन है, ये तय करना अपने आप बहुत डिफ़िकल्ट काम है। लेकिन जब ये पूरा मामला बना तब ये तय हुआ कि इज़राइल दो भाग, फ़िलिस्तीन दो भाग में बट गया। तो फ़िलिस्तीन से बटकर निर्माण हुआ इज़राइल का, यानी 48 में पहले इज़राइल राज्य का अस्तित्व कोई नहीं था। जैसे पाकिस्तान तो 47 में बना, वैसे ही इज़राइल 48 में बना। और इज़राइल जब बना तो ये पूरा फ़िलिस्तीन का भाग डिवीज़न हुआ। तो फ़िलिस्तीन के भाग में जो ये एरिया है, ये गाजा वाला एरिया है, ये दे दिया गया फ़िलिस्तीन को। और ये है पश्चिमी किनारा, इसका मतलब है जो जॉर्डन नदी के पश्चिम है, पश्चिमी किनारा, ये भाग किसको दे दिया गया, ये भाग दे दिया गया फिलिस्तीनियों को, शेष बन गया इज़राइल। बात को इस तरीके से आसान मैप में समझ ले तो ऐसी बात बनेगी। इसका मतलब अगर आप ऐसे देख लोगे तो जिससे ये है पश्चिमी किनारा और ये है गाजा। तो गाजा पट्टी, क्योंकि सिनाई प्रायद्वीप के बिल्कुल बगल है, और ये पश्चिमी किनारा, इतना भाग मिल गया फिलिस्तीनियों को। और जहाँ तक राजधानी की बात आई तो ये हुआ पूर्वी यरूशलेम राजधानी बन जाएगी फिलिस्तीनियों की, शेष भाग मिल गया इजराइल को। तो बंटने में ये भी समस्या है, जैसे भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो आने जाने की समस्या आई। अब बंटने, भौगोलिक डिवीज़न बड़ी समस्या आती है। जब फिलिस्तीन बट गया तो अब मामला ये हुआ कि आखिर में पश्चिमी किनारा और गाजा, यहाँ पर जो फिलिस्तीनी बहुमत में थे, बाकी क्षेत्र मिल गया इजराइल को। जनसंख्या के आधार बंटवारा हुआ तो ऐसे डिवीज़न हो गया। अब दो फिलिस्तीन के भागों को एक करने के लिए रास्ता होता है इजराइल से, यही समस्या आई। लेकिन समस्या शुरू यहाँ से हुई कि जब इजराइल नामक नया राज्य 1948 में बना तो बाकी अरब देश मिल गए, और अरब देशों ने कहा नहीं, हम इससे अस्तित्व, इसको हम विनाश कर देंगे।
तो आप कहोगे कि अरब देश कह रहे थे इसको विनाश कर देंगे, क्या इसके पीछे इसका मतलब था कि धार्मिक झगड़ा था? तो बच्चों, धार्मिक झगड़ा नहीं था, झगड़ा राजनीतिक था। क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, फिर हमने कहा कोल्ड वार, अब वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ोगे, कोल्ड वार के बाद अरब राज्यों को समर्थन कर रहा सोवियत संघ, क्योंकि इसराइल दोस्त था अमेरिका का। तो मेरे दोस्तों, हमारे मोहल्ले में दो लोगों के बीच झगड़ा हो और दो में दो महाबली आ जाए, उनके अपने अपने इंटरेस्ट हो जाए, समझ ली मामला, फिर रायता फैल जाएगा। इसलिए बच्चों, बार बार हम आपको याद दिलाते हैं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से धर्म झगड़े का मूल कारण नहीं होता, मूल कारण होती है पॉलिटिक्स। इसीलिए ये पूरा अखाड़ा बन गया दुनिया का। और आप कहोगे हमने किसको समर्थन दिया? तो बच्चों, हमने फिलिस्तीन को समर्थन दिया, हमने इजराइल को समर्थन नहीं दिया। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। भारत ने कहा, और भारत ने तो इजराइल के साथ एम्बेसी नहीं बनाई, कूटनीतिक संबंध नहीं बनाए, इजराइल के साथ संबंध बनाया ही नहीं। और बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि आखिर में हमने इस फिलिस्तीन को समर्थन क्यों दिया? क्योंकि बच्चों, स्वाभाविक रूप में कि वो हमारा कश्मीर पर समर्थन करते रहे, इसलिए हमने समर्थन दिया। हमने फिलिस्तीन को समर्थन क्यों दिया? क्योंकि हमें उम्मीद थी, अरब देश और हमारा सांस्कृतिक संबंध था भी, हमारे यहाँ बड़ी मुस्लिम पॉपुलेशन भी थी। तो कहीं न कहीं ये कहा जाता है कि विदेशी घरेलू मामलों का ही परिणाम होती है। तो इन सब को मिलाकर हमने फिलिस्तीन को समर्थन दिया। मामला फिलिस्तीन का नहीं था, क्यों? फिलिस्तीन के पास कुछ है ही नहीं है। अरे, जो अपना भाई 20 लाख, मान लो कि इधर कुल मिला के इनके पास 70-80 लाख की आबादी, फिलिस्तीनियों के पास तेल है नहीं, गैस है नहीं, तो भाई रिलेशन तब बनता है जब हमारा कुछ फ़ायदा हो। इसलिए बच्चों, फिलिस्तीन तो दुनिया के सबसे गरीब देशों में है, वो हमें कुछ दे नहीं सकता। तो मामला फिलिस्तीन का नहीं था, मामला सऊदी अरेबिया का था, यूएई का था, मिस्र का था। ये हमारे दोस्त थे, ये हम दोस्त बनाने का प्रयास कर रहे थे, वही हमारे साथ हो जाए और पाकिस्तान यहाँ प्रभावी न होने पाए। इसलिए बच्चों देखो कि हमने सोचा फिलिस्तीन का समर्थन हम देंगे तो अरब राज्य हमें कश्मीर पर समर्थन देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं बच्चों। और आप देखो, फिलिस्तीन की मोहब्बत तो हमारे पास एक तरफा हो गई, वन साइडेड लव अफेयर हो गया। और वन साइड लव अफेयर बड़ा गड़बड़ होता है। यानी हम जिसको चाहते हैं वो हमें नहीं चाहता, जो हमें चाहता है उसको हम नहीं चाहते। कमाल की बात है बच्चों। और कमाल की बात है कि हम फिलिस्तीनियों का समर्थन कर रहे थे, इजराइल हमारा समर्थन कर रहा था। 1962 के वॉर में, 65 के वॉर में इजराइल बार बार हमें हथियार दे रहा था, समर्थन दे रहा था। हमने कहा भाई ये बताओ, हम तुम्हारे साथ संबंध नहीं बना रहे, फिर भी तुम्हारे साथ संबंध बना रहे हो। इजराइल ने कहा चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अरे बस याद रखोगे कि हम भी क्या तुम्हारे साथ रहे हैं। इसलिए इंटरेस्टिंग पार्ट ये था कि इजराइल ने क्या किया? भारत से के साथ संबंध बनाने का प्रयास किया, और जिसके साथ हम संबंध बनाना चाह रहे थे वो हमें कश्मीर से लेकर हर जगह समर्थन नहीं दे रहा था। तो मामला थोड़ा अटपटा था। इसलिए कई बार कहा भी जाता है कि यार ऐसा तो नहीं कि फिलिस्तीन के साथ संबंध भी समाजवाद के प्रभाव में ज़्यादा था, विचारधारा के प्रभाव में ज़्यादा था। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि कोल्ड वार की पॉलिटिक्स एकदम अलग किस्म की थी। क्योंकि हम सोवियत संघ के भी दोस्त थे, सोवियत संघ फिलिस्तीनियों को समर्थन करता था, अमेरिका के साथ हमारी थोड़ी खटपटी थी, अमेरिका इजराइल के साथ था, तो उसमें तमाम फैक्टर भी थे। लेकिन झगड़े का और रूप तब आया जब अरब राज्य सारे मिले और सब लोग मिलकर इजराइल पे हमला कर दिया। इजराइल पे हमला 3 बार हुआ, 48 में हुआ, 67 में हुआ, फिर उसके बाद 71 में हुआ। तो अरब राज्य लगातार इजराइल पे हमला करते रहे, क्योंकि उन्होंने कहा इसको हम नेस्त नाबूद कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। और जब ये लड़ाइयाँ चलती रही, 67 में क्या हुआ? और बच्चों, इजराइल बड़ा एक पावरफुल देश है, पश्चिम एशिया का एकमात्र देश है जो अपनी सब्जी वगैरह भी उगाता है। अदरवाइज पश्चिम एशिया के देश एग्रीकल्चर के मामले में हमारे यहाँ से डिपेंडेंट है। लेकिन इजराइल, एक बात याद रखना, तो यहूदी जनसंख्या बहुत कम है, लेकिन बहुत पढ़ी लिखी आबादी है। ये एलन मस्क यहूदी है, और कहा जाता है कि अमेरिका में काम करने वाले बड़े सारे वैज्ञानिक यहूदी, जर्मनी के विकास के पीछे यहूदी। तो यहूदी बड़ी डिसिप्लिन कम्युनिटी होती है, बड़ी पढ़ी लिखी कम्युनिटी होती है, बड़ी मेहनती। तो पश्चिम एशिया में देखोगे, बालू में उन्होंने कमाल कर दिया, ये बालू में खेती करते हैं। तो और अमेरिका ने खूब इनको हथियार दिया, इनके पास अपना डेवलपमेंट था ही, तो डिफेंस पर उन्होंने हमेशा ध्यान दिया। क्योंकि अब देखोगे, अरब सारे देश मिलकर हमला कर रहे थे, तो अरब देश में कौन था? लेबनान था, जॉर्डन था, मिस्र था, ये सब मिलकर हमला कर रहे थे, ये सब मिलकर हमला कर रहे थे। और एक खास बात देखोगे,
अब जब ये सब मिलके हमला कर रहे थे तो यहाँ पे इजराइल ने क्या किया, 67 के वॉर में फिलिस्तीन की पूरी ज़मीन ही छीन ली। इजराइल ने कहा भाई ये तो हमला होता रहेगा। तो 67 का निर्णायक वार था जहाँ पे इजराइल ने क्या किया, यहाँ का सिनाई प्रायद्वीप छीन लिया मिस्र से, गाजा पर नियंत्रण कर लिया, सिनाई, सिलाई नहीं बच्चों, सिनाई प्रायद्वीप छीन लिया, गाजा पर नियंत्रण कर लिया और पश्चिमी किनारे पर भी नियंत्रण कर लिया। इसका मतलब है 67 के बाद जो बचा खुचा भाग फिलिस्तीन को मिला था वो भी खत्म हो गया, क्योंकि अरब देश लगातार इन पे हमला कर रहे थे। इजराइल ने हमले का बदला ये लिया कि भाई हम फिलिस्तीनी ख़त्म कर देंगे। अब आप जानते हो जब फिलिस्तीन और इसराइल के बीच लड़ाइयाँ हुई और जब फिलिस्तीन का ये भूभाग ले लिया गया तो आप देखोगे लाखों फिलिस्तीनी लेबनान में है, लाखों फिलिस्तीनी जॉर्डन में है, मिस्र में है, अगल बगल सारे जगह फिलिस्तीनियों ने शरण ले रखी है। इसलिए आप देखते हो अगर लेबनान से हिजबुल्लाह काम करता है, ऐसा थोड़ी हिजबुल्लाह कहीं बाहर से आया हुआ है, फिलिस्तीनी शरणार्थी हैं, वो बदला लेना चाहते हैं कि हमारे देश का विनाश कैसे किया। हाँ, अब इसमें ये ज़रूर है कि जॉर्डन, लेबनान, तो लेबनान से आप देखोगे जो हिजबुल्लाह काम करता है वो अपने आप में कहीं ना कहीं वो बदला लेना चाहता है। तो अभी त्रासदी ये रही कि जहाँ फिलिस्तीनी विस्थापित हुए वहाँ समस्या हुई। अब 67 के बाद पूरे भूभाग के इसराइल का नियंत्रण हो गया और बाद में क्या हुआ, बाद में बड़े समझौते हुए, संयुक्त राष्ट्र संघ का मामला आया तो दोनों टिके हुए थे। फिलिस्तीनियों ने कहा कि हम इसराइल का विनाश, हमें कोई समझौता नहीं चाहिए। इसराइल अपनी बात पे अड़ा हुआ था कि हम फिलिस्तीन को मिटा देंगे। तो 1992 में एक समझौता हुआ, ओस्लो समझौता, कि हुआ भाई 2 राष्ट्र बना लो, फिलिस्तीन भी रहेगा, इसराइल भी रहेगा। तो 1992 में एक समझौता हुआ जिसमें कहा गया, ओस्लो समझौते में द्विराष्ट्रवाद का विचार, इन 2 राष्ट्र बना लो, फिलिस्तीन भी रहे, इसराइल भी रहे। बिना सुनास करने वाली बात मत करो बच्चों, दोनों राज्य एक साथ रहेंगे, दोनों का अस्तित्व एक जैसा रहेगा, तो दोनों आराम से रहेंगे, दोनों एक साथ रहेंगे। अब इंटरेस्टिंग पार्ट ये है, अब दोनों एक साथ रहेंगे लेकिन उसके बाद फिर ये बात गड़बड़ा गई, क्योंकि दोस्तों आप याद रखो अगर दोनों एक साथ रहेंगे, शांति रहेगी तो ईरान को बेचैनी रहेगी। यानी फिलिस्तीन का मामला शुरू से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स फंस गया। इसलिए बच्चों होता क्या है, मोहल्ले में कमज़ोर आदमी पिटते हैं और महाबली और ग्राम प्रधानों को मोहरा बना लेते हैं, उसकी कीमत पूरा गरीब आदमी देता है। मेरे बच्चों इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का तकाजा ये है, बाहुबली 2 हाथी जंगल में लड़ी तो बर्बाद कौन होगा, घास बर्बाद होगी, तो फिलिस्तीनी बर्बाद हो गए। मतलब शायद मानवता का ऐसा भाग, कहीं कहीं लड़ाइयाँ हुई तो फिलिस्तीनी दर बदर भटके। आज भी आप देखोगे फिलिस्तीन दुनिया के पिछड़े क्षेत्र में एक है, सारी दुनिया के लोग वहाँ पे कुछ दान करते हैं, खाना पीना भेजते हैं, तब किसी तरीके से इनके जीवन चल पाते हैं। तो हकीकत तो ये है। लेकिन अब उसमें अब 91 के बाद तो कोल्ड वार ख़त्म हो गया। अब कोल्ड वार ख़त्म हो गया तो आपको अब तो शांति आ जानी चाहिए भाई। कुल मिला के उधर अमेरिका इसराइल को प्रमोट कर रहा था, सोवियत संघ फिलिस्तीन को। कोल्ड वार जब ख़त्म हो गया तब तो मामला शांत हो जाना चाहिए, नहीं, तब तक नया एक्टर उभरा है ईरान। और ईरान, चूँकि अमेरिका ईरान के बीच तनातनी है और अमेरिका इसीलिए इसराइल को सपोर्ट करता है, तो ईरान अमेरिका से बदला लेने के लिए इसराइल के खिलाफ काम करता है और इसराइल के खिलाफ काम करने के लिए हमास को आगे बढ़ाता है। दुश्मन का दुश्मन दोस्त। और आप याद रखिए बड़े समझौते हुए और समझौते में क्या किया, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि 79 में इधर तो लड़ाइयाँ चलती रही, लेकिन 79 में मिस्र ने सोचा कि भैया देखो लड़ने उड़ने कोई काम नहीं है। 79 में कैंप डेविड वार्ता हुई और मिस्र और इसराइल एक साथ आ गए। अब सोचो, जो पहले लड़ रहे थे वो एक साथ आ गए, तो यहाँ तर्क ये है, अगर 79 में ही मिस्र ने समझ लिया और 79 में इसराइल ने कहा भाई देखो सिनाई प्रायद्वीप तुमको दे देंगे जो हमने कब्जा किया है, चलो हमारे साथ अच्छा संबंध बन जाए, तो मिस्र साथ आ गया, जॉर्डन भी साथ इसराइल के आ गया। यानी समीकरण कैसे बदला, जो पहले इसराइल पे हमला करते थे उनके दोस्त बन गए। तो सवाल यहाँ पे ये बच्चों, तो जो इसराइल पर हमला करते थे वही दोस्त बन गए, तो इंडिया क्यों दोस्त न बन जाए। अब यहाँ पर सोचने की बात है, मिस्र इसराइल का दोस्त बन गया, जॉर्डन इसराइल का दोस्त बन गया और मिस्र तो इसराइल का दोस्त 79 बन गया, तो हम किस बात का वेट कर रहे थे।
पहला बात ये है। देखिए कैसे समीकरण बदल रहा है। दूसरी, फिर ये हुआ कि अमेरिका नेता बना, अमेरिका ने कहा भाई दुनिया में शांति होनी चाहिए। अमेरिका ने सोचा कि है स्टेबिलिटी, क्योंकि दोस्तों दुनिया का एक भाग जलेगा तो बाकी प्रभावित होगा। तो अमेरिका ने कहा भाई ऐसा करते हैं कि देखो इसराइल तुम गाजा से अपना क्षेत्र हटाओ, गाजा से अपना कब्जा हटाओ। इसराइल ने गाजा से कब्जा हटा लिया। बात ध्यान देने की है, इसराइल की सेनाएं, इसराइल की पुलिस अभी भी पश्चिमी किनारे में इसराइल का सैन्य नियंत्रण है, रहते फिलिस्तीनी हैं, पुलिस और सेना इसराइल की है। गाजा को इसराइल ने छोड़ दिया कि भाई चलो अब यहाँ पे शांति बनेगी, फिलिस्तीनी राज्य बन जाएगा। आप कहोगे सर दो राष्ट्र बना, वो बन नहीं पाया। क्योंकि अब आप कहोगे दो राष्ट्र क्यों नहीं बना, तो जब गाजा पर इसराइलियों ने अपना कब्जा छोड़ा तो गाजा पर हमास का नियंत्रण होने लगा। हमास एक ऐसा संगठन है जिसे दुनिया कहती है आतंकवादी संगठन है। अब यही बड़ा विवाद का दोस्त बन जाता है। हमारे यहाँ कश्मीर में काम करने वाले कई संगठन हम कहते हैं आतंकवादी संगठन है, पाकिस्तान कहता है आज़ादी के लड़ रहे हैं। व्याख्या तो अलग हो जाती है। हमास को दुनिया आतंकवादी संगठन बनती है और हमास का जैसे प्रभाव गाजा में बढ़ा, पश्चिमी किनारे में हमेशा शांति रही। अब सवाल है कि फिलिस्तीन का रिप्रेजेंटेशन कौन करता है, हमास करता है या पश्चिमी किनारा करता है? इसी बात में मतभेद आ गया। और पश्चिमी किनारे वेस्ट बैंक की फिलिस्तीन के लोगों ने कहा कि नहीं हम दो राष्ट्रवाद का समर्थन करेंगे। हमास ने कहा नहीं हम इसराइल का विनाश करेंगे। यानी फिलिस्तीनियों में भी इस बात को लेकर मतभेद आ गया। आखिर में होगा क्या? इन्होंने कहा कि हम इसराइल के साथ रहेंगे, दो राष्ट्र बन जाए, हमें समस्या नहीं है, साथ साथ शांति से रहेंगे। लेकिन और आप देखोगे आम जनता बच्चों शांति से रहना चाहती है। आम जनता में कोई आतंकवादी नहीं बनना चाहता। वो 0.1% कोई हो सकता है, लेकिन अब शांति हो जाती तो अगर फिलिस्तीन अगर मामला सुलझ जाएगा तो फिर कई लोगों की तानाशाही चली जाएगी, उसमें सीरिया एक है। फिलिस्तीन मामला उलझ जाएगा तो ईरान के लिए कुछ बचेगा नहीं। क्योंकि आज भी आप देखो ईरान पाकिस्तान ने इसराइल से संबंध नहीं बनाया है। क्योंकि ईरान पाकिस्तान क्या कहते हैं भाई हम इस्लामी देशों का नेता, और इसराइल इस्लाम का विरोधी है, इसराइल के साथ जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए पाकिस्तान, ईरान, इन देशों ने इसराइल के साथ संबंध नहीं बनाया है, और नहीं बनाए हुए हैं सऊदी अरब ने। तो दुनिया कई देश ऐसे हैं जो इसराइल के साथ आज भी कूटनीतिक संबंध नहीं बनाते, लेकिन चाइना का है, रसिया का है, इंडिया का है, अमेरिका का तो स्वाभाविक रूप में है, और हमने बनाए 1992 में। तो बच्चों अब सवाल यही उत्पन्न होता है कि अभी फिर जो अभी लेटेस्ट आप झगड़ा देखोगे वो किस बात का है? अब झगड़ा यही होता है, आज का झगड़ा है, कल का है, झगड़ा बस यही होगा। रह रह के साल में 6 महीने में 2-4 बार इसराइल के लोग या तो इधर हमला कर देते हैं, 2-4 रॉकेट मारते हैं, और अभी तो आप देखोगे हमला किया और वहाँ 250-300 लोगों को बंधक बना लिया, 1000 लोगों को मार दिया। यानी एक बात ध्यान से देखोगे, संघर्ष शुरू होता है हमास की तरफ से, और यही हर 6 महीने होता रहता है। अब इस बड़ा निर्णायक था, हमास का हमला बड़ा भयंकर था। और हमास का हमला क्यों हुआ, जरा इस बात को कॉन्टेक्स्ट अब देखो कि अचानक हमास का हमला क्यों होने लगा। क्योंकि इसके पीछे एक और तथ्य है, और तथ्य है बच्चों, तथ्य ये है, अब देखो, अब यहां पे जो बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट आया कि आप पूछोगे अचानक, देखो 2020 में अचानक ये हमास ने हमला क्यों कर दिया, तो इसके पीछे लंबी पॉलिटिक्स अब देखो बच्चों। इसलिए हमें बार बार कहते हैं झगड़ा भूभाग का नहीं होता, दो देशों के बीच का नहीं होता, मामला बड़ा गंभीर होता है। मामला कहाँ बना? 2020 में I2U2 बन गया। इसका मतलब है इंडिया, इजराइल और यूएई और यूएस। इसका मतलब बच्चों हुआ क्या, यूएई ने, संयुक्त अरब अमीरात ने, बहरीन ने, कतर ने भी इजराइल को मान्यता दे दी। 2020 की बात बड़ा डेवलपमेंट हो रहा था, यूएई, बहरीन, कतर अभी भी इजराइल को मान्यता दे दिया। जॉर्डन, मिस्र ने पहले दिया था। अब अगर इजराइल की मान्यता बढ़ेगी तो ईरान का प्रभाव कम होगा। ईरान तो उल्टा सोचता है कि हम नेता बने, और पश्चिमी एशिया के देश इजराइल के साथ जुड़ने लगे। क्योंकि I2U2 क्या है,
यानी पूरे क्षेत्र में देखो बच्चों का ही सहयोग होगा। किस क्षेत्र में? आर्थिक सहयोग, सुरक्षा का सहयोग, क्योंकि इसराइल तकनीकी देश प्रधान देश है। यूएई चाहता है शांति रहे, और यूएई इसराइल सभी का मित्र है अमेरिका। और कहा गया जब यूएई जुड़ गया तो सऊदी अरेबिया इनडायरेक्टली जुड़ ही गया। अरे अरब देश है सऊदी अरेबिया, मक्का मदीना उसके यहाँ है, तो सऊदी अरेबिया भी इनडायरेक्टली इसका सपोर्ट कर रहा था, क्योंकि सऊदी अरेबिया भी चाहता है कि ईरान आगे न बढ़े। अगर फिलिस्तीन के मसले को आप धर्म से समझोगे तो अब दोस्तों, सऊदी अरेबिया ईरान तो आपस में टकराते हैं, कल मैंने एक मूल कारण बता दिया था। इधर 2020 में ये हुआ, ऐसा लगा कि इसराइल का महत्व बढ़ रहा है। दूसरा, फिर इंडिया ने क्या प्रस्ताव कर दिया G20 की मीट में, G20 में अफ्रीका को बुला लिया, पहला प्रावधान किया हमने। उसके बाद हमने बच्चों कर दिया एक, हमने भाई चाइना का विकल्प लेकर आ गए। यानी अभी तक यूरोप जाने का रास्ता क्या है? ये स्वेज कैनाल वाला रास्ता है, लंबा रास्ता है। तो भारत ने कहा भाई ऐसा करते हैं, और पाकिस्तान हमें पारगमन रास्ता दे नहीं रहा है। हम चाबहार पोर्ट पहले से बना रहे ईरान में, ईरान के पास चाबहार पोर्ट बना ही रहे हैं। ईरान में चाबहार पोर्ट बना रहे हैं सेंट्रल एशिया और जाने के लिए अफगानिस्तान। दूसरा, भारत ने कहा भाई मुंबई से क्यों न जाए यूएई, जिसके साथ हमारी दोस्ती बढ़ रही है, यूएई से सीधे सऊदी अरेबिया होते हुए, इजराइल होते हुए फिर कहाँ जाएंगे? यूरोप। यानी जरा सोच के देखिए, इकोनॉमिक कॉरिडोर था जिसमें सऊदी अरेबिया भी है, यूएई भी, इंडिया, इजराइल है। और यही भारत की बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, हम सऊदी अरेबिया, इंडिया, इजराइल सबको एक साथ लाना चाहते हैं। दोस्तों यही महाशक्ति बात है। इससे पहले क्या होता था, हम आराम से बैठे थे, भाई जो पश्चिम एशिया में होगा उसको हम देखेंगे। अभी हमने मामला बदल दिया बच्चों, यही तो बार बार मैं कह रहा हूँ। यानी अब इंडिया एक मेजर पावर है। अब मेजर पावर है तो अभी इकोनॉमिक कॉरिडोर बनेगा तो क्या होगा? इकोनॉमी, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, डिजिटल कनेक्टिविटी, कम्युनिकेशन, सुरक्षा, और रोड इन यानी चाइना के रोड बेल्ट पॉलिसी का विकल्प, ये पूरा। अब चूँकि यहाँ पे यमन के डाकू, सोमालिया के डाकू, ये रास्ता न केवल लंबा है बल्कि बड़ा कंजस्टेड है, और आजकल तो इस पर तमाम हल्ले होते हैं। तो भारत ने कहा भाई देखो, हम एक ऐसा रास्ता बनाएंगे जो चाइना जैसा संप्रभुता पर हमला नहीं करेगा, पर्यावरण को देखेगा भी। इस कॉन्टेक्स्ट में ज़रा देखो, यानी जैसे इंडियन, और मामला फिर अब भाई जहाँ पे इंडिया आएगा, मिडिल ईस्ट आएगा, यूरोप आएगा, ये बड़ा लैंडमार्क था, भारत की महाशक्ति का प्रभाव था कि भारत अब एक पूरी दुनिया को भी दिखाएगा। अब जब ये सारे समझौते होने लगे बच्चों, तो अब आप देखोगे, अब ईरान के साथ ऊपर ईरान ने कह दिया ये देखो इसराइल को सब माने जा रहे हैं, जो देखो वही इसराइल के साथ जा रहा है, इसराइल सऊदी अरेबिया तक एक हो जा रहे हैं। इसी बात को लेकर ईरान ने अचानक स्टेज बदल दिया। तो बच्चों, पूरे पश्चिम एशिया में जो इसराइल मेन स्ट्रीम में आ रहा था, इसराइल बैकफुट पर आ गया, और इसराइल ही विलन बन गया। क्योंकि बच्चों देखो, जब आप वार करोगे और वार में बहुत लंबा चल जाता है, लोग मरते हैं। अब ठीक है, इसराइल के ही लोग मरे। अब कोई भी देखो, जो दोस्तों, अब ये नहीं कि अब इसराइल के लोग मर गए तो उसका बदला हम लोगों को मार के ले। और दूसरी बात, जब भी आम जनता मरती है बच्चों, तो इंटरनेशनल रिएक्शन हमेशा नकारात्मक होता है, इसी देश के लिए खतरनाक है। ये पूरा फिलिस्तीन समस्या का सारांश है। और यकीन मानो आपसे फिलिस्तीन समस्या एग्जाम में पूछने के बजाय भारत इजराइल संबंध पूछा जाएगा। अब लेकिन ये फिलिस्तीन समस्या भारत इजराइल संबंध को बार बार प्रभावित करती है, क्योंकि इजराइल का विरोध पश्चिम एशिया में बढ़ेगा तो भारत के लिए भी चैलेंज आएगा। इससे भारत क्या चाहता है कि हम बाकायदा शांति से के साथ संबंध लेकर आगे बढ़े, अब पश्चिम एशिया में पीस हो। और इसलिए अभी चाइना क्या कोशिश कर रहा है कि जब हमने इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया, तो उसमें चाइना क्या प्रयास कर रहा है कि हम सऊदी अरेबिया, ईरान को मिला दें। वो तो हो नहीं पा रहा है। इस कॉन्टेक्स्ट में अब आप देखो बच्चों, फिर भारत इजराइल के साथ संबंध कितना कॉम्प्लिकेटेड है, क्यों इंपॉर्टेंट है। इस संदर्भ में देखें भारत और इजराइल। तो भारत इजराइल कैसा है बच्चों? पहला, अब देखो, क्यों क्यों हम इजराइल के साथ देखें, क्यों इजराइल के साथ देखें, हुआ है भाई, सबसे बड़ी बात है हुआ है। पहला, सबसे पहली प्राथमिकता में सैन्य सहयोग, यानी मिलिट्री कोऑपरेशन।
सबसे पहला है सैन्य सहयोग या मिलिट्री कोऑपरेशन। अभी बात ध्यान से देखो बच्चों, इसलिए इसराइल जैसे छोटे देश के साथ द्विपक्षीय संबंध में पड़ रहे हैं। इसराइल आज की डेट में अमेरिका, रसिया और फ्रांस से राफेल ले लिया इसलिए, नहीं तो कुछ दिनों पहले तो क्या था, भारत के लिए डिफेंस इक्विपमेंट की सप्लाई करने वाला इसराइल अचानक तीसरा देश बन गया। जिस देश के साथ हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन शुरू हुए हो 1992 के साथ, वह हमारे देश के लिए तीसरा चौथा डिफेंस सप्लाई करने वाला देश बन जाए, बहुत बड़ी बात है बच्चों। इसलिए इतने छोटे देश का महत्व इतना ज़्यादा आ गया है। और इसराइल के साथ खास बात है, वो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट बनाने का मास्टर है। जो इसराइल के साथ बहुत बड़ी बात है कि वो इलेक्ट्रॉनिक डिफेंस इक्विपमेंट खूब बनाता है। इसका मतलब है कि वो क्या बनाता है, वो बनाता क्या है, जैसे कि इसराइल के साथ खास बात क्या है कि जैसे अवॉक्स एयर वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, यानी हमने ये चलता फिरता इसे कहते हैं रडार, उड़ता हुआ रडार है। एक एरोप्लेन पर रडार लगा रखा है और जहाँ भी जाएगा एरोप्लेन रडार बाकायदा काम करता रहेगा, पूरी अपनी सूचना लेता रहेगा। और क्या कर रहे हैं, और हम बाकायदा इसराइल से ड्रोन, हेरॉन ड्रोन, आज आप देखते हो ड्रोन बड़ी टेक्नोलॉजी बन गया है। आने वाले समय में ड्रोन दोस्तों, और ख़ास तौर पे हेरॉन, उसके बाद भारत इसराइल के साथ बराक प्रक्षेपास्त्र, यानी बराक प्रक्षेपास्त्र का साझा उत्पादन हो रहा है। तो बराक मिसाइल का साझा उत्पादन हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। इसराइल के साथ हमारे डिफेंस इक्विपमेंट बड़े तगड़े हैं। इसका एग्जाम्पल आप देखोगे, इसराइल देखो रसिया के ज़माने में रसिया के साथ कैसे इंस्ट्रूमेंट थे। जैसा होता है ना कि पुराना जो पुरानी बस हो चलाने तरीका, रसिया के साथ जो हमारे इंस्ट्रूमेंट सारे थे वो बड़े पुराने पुराने थे। आज भी रसिया के इंस्ट्रूमेंट कैसे हैं, 1000 किलोमीटर मारेंगे, 5000 किलोमीटर मारेंगे। अरे भैया हमें तो पाकिस्तान की ठुकाई पिटाई करना है, कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट बताओ इसराइल। इसलिए इसराइल का मामला बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। इतना ज़बरदस्त मिलिट्री कोऑपरेशन शायद ही कि मेजर पावर के अलावा, यानी अमेरिका छोड़ दीजिए, रसिया छोड़ दीजिए, फ्रांस छोड़ दीजिए, किसी और देश के साथ नहीं है। और है जनसंख्या इसराइल कितनी, 80 लाख। इसलिए मेरे बच्चों, इसलिए मैंने कहा कि 92 से रिलेशन बने। और क्यों बने हमने बता दिया। अरे भाई, जो पश्चिम एशिया का संबंध, जब पश्चिम एशिया के देश इसराइल से जोड़ना चाहते हैं, हमारा इसराइल के साथ कौन झगड़ा था। और दूसरी बात यह, अगर हम इसराइल को छोड़ दें तो सवाल है क्या दुनिया हमारे साथ आ जाएगी, ऐसा तो नहीं है। तो ऐसा थोड़ी है कि ईरान हमारे लिए पाकिस्तान के साथ संबंध खत्म कर लेगा। सऊदी अरब अगर हमारे लिए पाकिस्तान के साथ संबंध खत्म नहीं करेगा तो हम इसराइल के साथ संबंध क्यों खत्म कर लें। ऐसी कौन सी विचारधारा की बात पड़ी है। और वो खुद ही इसराइल के साथ संबंध बनाना चाहते हैं। तो ये दोस्तों बड़ा प्रैग्मेटिक मामला होता है। इसलिए आप पूछेंगे कि भारत इसराइल संबंध फिलिस्तीन का विरोधी है, हमारा जवाब उल्टा होगा। मेरे बच्चों, हमारा फिलिस्तीन के झगड़े से हम क्यों इन्वॉल्व हों। हम पूरे रीजन में शांति चाहते हैं, सबके साथ दोस्ती करना चाहते हैं। भारत, इंडिया वांट टू बिकम ए पीस ब्रोकर। अरे हम शांति के साथ हैं बच्चों, हम लड़ाई झगड़ा क्यों हम किसी के साथ जाए। इसलिए देखोगे पहला मिलिट्री कोऑपरेशन वो लगातार बढ़ेगा। इसराइल छोटा देश है, और आप याद रखो कई बार अमेरिका वगैरह किया है, थोड़ा हमारे ऊपर प्रतिबंध ज़्यादा लगा देते हैं। इसराइल के साथ क्षमता नहीं है, और इसराइल अगर हथियार बेचे नहीं, उसके हथियार बर्बाद हो जाएंगे। और ख़ास बात है, इसराइल के ये वेपन चाइना पाकिस्तान को निर्यात नहीं होते। इसराइल अपना वेपन चाइना पाकिस्तान को नहीं देता। नॉट ट्रांसफरिंग वेपन चाइना एंड पाकिस्तान। तो ये अपने आप में एक एडिशनल फैक्टर है। हमारे दुश्मन तो यही है। क्यों, कारण अलग अलग है। चाइना को इसलिए नहीं था कि अमेरिका ने चाइना पर सिर्फ प्रतिबंध लगा रखा है। पाकिस्तान को इसलिए नहीं था, पाकिस्तान का डिप्लोमेटिक रिलेशन इसराइल के साथ है ही नहीं है। तो और पाकिस्तान कहता है कि भाई हम तो इस्लामी नेता हैं। इसे ईरान, पाकिस्तान, आज भी इनका कूटनीतिक संबंध इसराइल के साथ नहीं है, क्योंकि इस्लाम को पॉलिसी बनाकर ये डील करते हैं। और बच्चों, हमारे लिए देखो धर्म और विचारधारा ये मामला नहीं है। राष्ट्रीय हित में जो बात आएगी वो हम लेकर आगे बढ़ेंगे। तो दूसरी बात है, और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वाई इसराइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखोगे बच्चों, आने वाले समय में इंटरनल सिक्योरिटी हमारा बड़ा सरदर्द है, आंतरिक सुरक्षा।
तो आप जानते हो कि साइबर सिक्योरिटी, अब इंटरनल सिक्योरिटी बेहतर करना है, साइबर सिक्योरिटी, स्मार्ट बॉर्डर मैनेजमेंट। तो जहाँ भी आप देखोगे, यानी आंतरिक सुरक्षा में प्रॉब्लम क्या है? एक तरीके से इलीगल माइग्रेशन, अवैध घुसपैठ, पूर्वोत्तर में चले जाओ, इधर कश्मीर चले जाओ। दूसरा टेररिज्म, आतंकवाद, बॉर्डर मैनेजमेंट, सीमा प्रबंध। बॉर्डर मैनेजमेंट, सीमा प्रबंध। तो बच्चों ये देखो, इन सब मामलों में इजराइल के साथ हम कोऑपरेशन कर रहे हैं, यानी। और यही देखो, ये भाई हमास ने इजराइल पे हमला कर दिया, इसलिए को ना हमास के इजराइल के बॉर्डर मैनेजमेंट में बड़ा सवाल उठा दिया लोग। अभी ये इजराइल का बॉर्डर मैनेजमेंट ऐसा गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि आज तक माना जाता है कि इजराइल की सीमा जो बॉर्डर होता है उसको भेद पाना बड़ा मुश्किल है, उसकी सिक्योरिटी बड़ी ज़बरदस्त होती है। लेकिन लेकिन अब अभी मामला क्या है? जब हमास ने जब इजराइल की सिक्योरिटी तोड़ दी तो ये इजराइल के लिए बड़ा सदमा था। लेकिन स्मार्ट बॉर्डर मैनेजमेंट का मतलब है, अब कभी आप राजस्थान की सीमा आप चले जाओ, वो तो पता चला कि वही ऊँट पे, यानी बीएसएफ के लोग आज भी उसी ऊँट पे बैठे हुए हैं। अरे मेरे बच्चों, आज सीसीटीवी का ज़माना है, सेंसर टेक्नोलॉजी है, ऐसे बॉर्डर का मैनेजमेंट होता है। अब ये नहीं कि ऊँट पे बैठे बैठे बीएसएफ के लोग ढेचू ढेचू चले जा रहे हैं और फिर सर्विलांस कर रहे हैं बॉर्डर का। ये बेहतर चीज़ नहीं है। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? इंटरनल सिक्योरिटी, आंतरिक सुरक्षा का महत्व सबसे ज़्यादा है। तो इलीगल माइग्रेशन हो, टेररिज्म हो, क्रॉस बॉर्डर मैनेजमेंट हो, इसको बाकायदा हमें ध्यान में रखना है। ये बात हमें ध्यान रखनी है। और इसमें सबसे बड़ा कोऑपरेशन कौन कर रहा है? इजराइल। क्योंकि पहले क्या होता था, अब बॉर्डर को ऐसे मैनेज करोगे बच्चों। एक बार मैं जैसलमेर गया तो बीएसएफ के लोग आगे जा रहे थे, उनके पीछे ऊँट के पीछे पटरा बंधा हुआ था, प्लेन करते चले जा रहे थे। तो हमने पूछा, ये बताओ भाई, ये प्लेन क्यों कर रहे हो? तो उन्होंने कहा, मान लो कोई घुसपैठ होती है तो पाँव के निशान आ जाएंगे। अरे बच्चों, इतनी आसानी से घुसपैठ होगा? आजकल तो देखो गुब्बारे से लोग कूद रहे हैं। उत्तर कोरिया क्या कर रहा है? गुब्बारे में कचरा भर के दक्षिण कोरिया भेज दे रहा है। अरे वो ज़माना चला गया, लोग नदी से होकर चले आएंगे, कैसे आप रात में चले आएंगे? इसलिए हमारे पास सेंसर टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, थर्मल सेंसर होना चाहिए, सीसीटीवी होना चाहिए। यानी आपको मैन पावर दौड़ाने की आवश्यकता नहीं, लू में लोग बेचारे बीएसएफ के लोग मरेंगे और कुछ होगा नहीं। और बाढ़ भी लगाने का नया इंतजाम होना चाहिए, क्योंकि हमारे जो फेंसिंग होती है बाढ़ की, अब कश्मीर में देखोगे बर्फ़ पड़ती है, ख़त्म हो जाती है। बांग्लादेश के पास नदी है, वहाँ फेंसिंग हो ही नहीं सकती। इसलिए स्मार्ट बॉर्डर मैनेजमेंट, आजकल हर चीज़ स्मार्ट होता जा रहा है बच्चों। फ़ोन भी स्मार्ट है, हर चीज़ स्मार्ट है, तो आपका सुरक्षा भी स्मार्ट होनी चाहिए। और कहा भी जाता है, आपने सुना होगा पेगासस का नाम, पेगासस का नाम आपने सुना होगा। तो पेगासस क्या है कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो बाकायदा ही पता कर लेता है कि आखिर में कौन किससे बातचीत कर रहा है। अगर हमारा इन सब चीज़ों पे कंट्रोल नहीं हो तो हम टेररिज्म कैसे कंट्रोल कर लेंगे? इसलिए बच्चों, इजराइल को माना जाता है टेररिज्म के मामले में मास्टर है, ट्रेनिंग के मामले में। इसलिए हमारे भी अधिकारी ट्रेनिंग के लिए जाते हैं इजराइल। तो इन सब मामलों में चूंकि हमें आने वाले समय में पुलिस रिफॉर्म ज़बरदस्त करना है, हमारे तो पुलिस वाले डंडा लेकर खड़े रहते हैं। अब क्यों खड़े रहते हैं? कि उनको 10-20 रुपये वसूल करना होता है। अब उनका सिक्योरिटी से कम मतलब होता है, वैसी ट्रेनिंग नहीं है बच्चों। अब एक डंडा लेकर क्या ट्रेनिंग कर लेंगे? इजराइल का पुलिस वाला देखे, चलती फिरती मशीन है उसके पास, हमारे पुलिस वाले बेचारे क्या करें? इसलिए बच्चों देखोगे, बॉर्डर मैनेजमेंट पे कोई भी महाशक्ति हमारा इतना सपोर्ट नहीं करे जितना इजराइल। डिफेंस के मामले में कोई हमारा इतना सपोर्ट नहीं कर रहा है जितना इजराइल। ये तो ऐसा लगता है यार, तो इजराइल के साथ तो कमाल की दोस्ती हो गई। यानी नए नए पार्टनर सातवें आसमान पर उड़ान भर रहे हैं। पार्टनर तो नए नए हैं। अब इसके बाद अब देखोगे, इसके बाद इतना ही नहीं बच्चों, ये तो सामरिक इशूज़ है भारत इजराइल के बीच में। यहाँ पे तो सामरिक इशूज़ हैं और सामरिक संबंध है, क्योंकि पश्चिम एशिया में कोई भी आतंकवादी संगठन अगर काम कर रहा है, इजराइल के साथ खास बात क्या है? खुफिया एजेंसी मोसाद। और इस बात दोस्तों, मोसाद भी फेल हो गई, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। लेकिन जब हम भारत इजराइल संबंधों की बात करते हैं तो मामला केवल सामरिक मुद्दों तक नहीं आता। शायद बहुत कम लोग ध्यान देते हैं। इसलिए बच्चों, 2017 में भारतीय प्रधानमंत्री पहली बार इजराइल गए।
2017 से पहले तो भारत का कोई प्रधानमंत्री इजराइल जाने को तैयार ही नहीं होता था, क्योंकि एक चैलेंज है उसमें, क्यों ऐसा है। लेकिन प्रधानमंत्री ने शायद जिन मुद्दों पर बातचीत की वो गैर सामरिक थे, यानी वो सुरक्षा वाले मामले नहीं थे, सैनिक मामले नहीं थे, और उस पे शायद हम कम ध्यान देते हैं कि इजराइल के साथ गैर सामरिक मामलों का क्यों महत्व ज़्यादा है। तो दोस्तों, पहला कारण क्या है? देखो, एक ही बात है, इजराइल विकसित देश है, तकनीकी प्रधान देश है, जर्मनी, इंग्लैंड, अमेरिका, जापान। और इजराइल क्या है? ये तकनीकी प्रधान देश है, तो हमारे यहाँ अनुसंधान के लिए, तकनीकी अनुसंधान के लिए, टेक्नोलॉजिकल रिसर्च के लिए, तकनीकी विकास के लिए हम इजराइल के साथ कहाँ सहयोग कर सकते हैं? टेक्नोलॉजिकल रिसर्च के लिए हम इजराइल के साथ कोऑपरेशन कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब टेक्नोलॉजिकल रिसर्च, इसका मतलब है कहीं भी तकनीक का विकास हो तो हम इजराइल के साथ कोऑपरेशन कर सकते हैं, जैसे कि स्पेस, जैसे कि अब सेमीकंडक्टर, जैसे कोविड में वैक्सीनेशन, हेल्थ में। बच्चों, हर जगह तो टेक्नोलॉजी की बात होती है। इजराइल के लोगों के पास तो ऐसी मशीन है जो समुद्र के खारे पानी को मीठा कर देते हैं। और सबसे बड़ी है एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी। आने वाले समय में फूड सिक्योरिटी भारत के लिए बड़ा चैलेंज है, और भारत में एक नए हरित क्रांति की आवश्यकता है। भारत में एक नए ग्रीन रेवोल्यूशन की जरूरत है। अगर भारत में नए ग्रीन रेवोल्यूशन की आवश्यकता है, इसराइल से बड़ी मदद कर सकता है, क्योंकि इसराइल की अगर एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी हमारे पास आ जाए, देखिए ड्रिप मेथड ऑफ वेरिएशन पूरे भारत में चल रहा है, यानी इतना साइंटिफिक। और कहा जाता है कि वाटर कंजर्वेशन, अब बेंगलुरु में बस बच्चों जो समस्या आई, बेंगलुरु में लोग एक वॉशरूम में 3 लोग बैठ के नहा रहे हैं, ऊपर ऊपर करके। यही हाल इंडिया में होगा आने वाले समय में। इसराइल ऐसा देश है जो अपने 90% वाटर को रिसाइकिल कर लेता है। ये बड़ी बात है। इसका मतलब है सामान्यतः हम ये मान के चलते हैं कि इसराइल के साथ हमारा डिफेंस का ही पार्टनरशिप है। और देखो, इसराइल को भी फ़ायदा क्या है? भारत जैसा बड़ा बाजार मिल जाता है उसे। यानी अब बेंगलुरु की जो समस्या है, भारत के आने वाले शहरों में बड़ी समस्या आएगी। वाटर रिसाइकलिंग, एग्रीकल्चर, डेयरी फार्मिंग। हमारे यहाँ क्या, गाय माता, हम इतने गाय माता को इतने पूरे दिन भर खिलाते हैं, दूध कितना देती हैं एक बउआ? तो दोस्तों, इतने बड़ी देश में जहाँ जनसंख्या बढ़ रही है, लोगों को खिलाना है, वही मुफ्त में खिलाना है। एग्रीकल्चर तो अच्छा होना चाहिए। राजस्थान और हमारी आज भी कृषि आधारित पूरी एग्रीकल्चर है। इसलिए अगर हरित क्रांति करना है तो कृषि तकनीक के क्षेत्र, कृषि के क्षेत्र में सहयोग, कोऑपरेशन इन फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। कोऑपरेशन इन फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, डेयरी फार्मिंग, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। तो बच्चों, आज हमें तकनीक ही चाहिए। भाई, अंतरिक्ष तक हम जा रहे हैं, तो बच्चों ज़रा सोच के देखो, अगर उन्होंने चंद्रयान छोड़ा तो किसने किसने सहायता की, ये तो उन्होंने बताया नहीं कभी। लेकिन अमेरिका के बिना, इसराइली के कोऑपरेशन के बिना ये सब चीज़ें नहीं हो सकती। तो पेगासस जैसे सॉफ्टवेयर हमारे पास आ जा रहे हैं, जिसके द्वारा भारत की सुरक्षा। तभी तो बच्चों, अब देखो, ये पिछले दशकों से भारत के ऊपर बड़े आतंकवादी हमले नहीं हुए, क्योंकि इन सब देशों के साथ सुरक्षा के बड़े मुद्दे हैं। क्योंकि कश्मीर से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक बॉर्डर मैनेजमेंट में इसराइल हमारी सहायता कर रहा है। इसीलिए बच्चों, इसीलिए कहते हैं इसराइल के साथ संबंध बड़े गहरे हैं। और इसलिए कहते हैं, वो ऐसा लगता है यार तो नेचुरल एलाई जैसा है। लेकिन चैलेंज भी है बच्चों। इसराइल के साथ चैलेंज कहाँ पे आता है? अब देखो, चैलेंज क्या आता है? संबंध तो बड़े अच्छे हैं, द्विपक्षीय रिलेशन, द्विपक्षीय तो में कोई टकराव है ही नहीं है। और इसीलिए अब, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे पीएम वगैरह वहाँ जाने से कतराते हैं। अदरवाइज आप देखोगे, जब इंडिया के पीएम इसराइल गए, इसराइल के पीएम ने तो प्रधानमंत्री के लिए पूरी कविता वविता बना रखी थी कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री तुम्हारा धरती पर स्वागत है। और आप जानते हैं मोदी का स्टाइल लग, दोस्तों, पहले चिपक जाते हैं। भाई, चिपकने से दिल दिल मिल जाता है, आते ही मिले तो बात थोड़ी सी कमज़ोर पड़ जाती है। इसलिए बच्चों, चैलेंज क्या है? देखो, चैलेंज क्या है?
चुनौती क्या है? और यह एक महाशक्ति होने के नाते चैलेंजेस है बच्चों, क्योंकि हमारा अगर इजराइल के साथ रिलेशन है तो हम क्या करना चाहते हैं? यही मल्टी अलाइनमेंट की पॉलिसी है। यही तो बच्चों मल्टी अलाइनमेंट की पॉलिसी है। अगर हमारा इजराइल के साथ रिलेशन है, तब सवाल है केवल इजराइल के साथ नहीं, ईरान को छोड़ नहीं सकते। बच्चों चैलेंज ये है कि वेस्ट एशिया में हमारे लिए ईरान बड़ा इंपॉर्टेंट है। वाई ईरान इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया? अरे बच्चों, तो कभी जियो पॉलिटिकल रूप में देखो, ईरान क्या हो सकता है उससे हम चाबहार पोर्ट बना रहे हैं। अमेरिका कितने दबाव के बावजूद चाबहार पोर्ट बना रहे हैं, क्यों? तो दैट इज अ फॉर सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी। उसी के बगल में पाकिस्तान का ग्वादर है, भारत चाबहार पोर्ट बना रहा है ऊर्जा सुरक्षा के लिए। यानी कोई भी चीज़ आपसे आईएएस एग्जाम में क्या होता है, कोई भी चीज़ पूछ लिया जाए तो चाबहार पूछा जाएगा तो मामला क्या आ जाएगा? मैरीटाइम सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी। डायमेंशन अपने आप बड़ा कर दोगे। और इसका मतलब है चाबहार जाने के लिए दूसरा, ईरान का जो बंदर अब्बास पोर्ट है उससे होकर हम कहाँ जाते हैं? सेंट्रल एशिया। ईरान इज गेटवे। ईरान किसका है? प्रवेश द्वार है बच्चों। ईरान इज अ गेटवे और अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया। अफगानिस्तान पहुंचना हो, सेंट्रल एशिया, आप देख रहे हो हम कनेक्ट सेंट्रल एशिया की पॉलिसी अपना रहे हैं। सेंट्रल एशिया तो मध्य एशिया लैंडलॉक है। इसलिए अगर आपको याद होगा तो इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ, ईरान से होकर हम रसिया तक पहुंचना चाहते हैं। इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ, फिर ईरान का महत्व आ गया। तो बच्चों ये बात ठीक है कि ईरान से हम तेल गैस फिलहाल नहीं ले रहे हैं, लेकिन ईरान का जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ईरान पाकिस्तान के बगल में है। ईरान जरा जियोपॉलिटिकली पाकिस्तान है क्या, होर्मुज संधि के पास है, होर्मुज संधि के पास है। अब ईरान पाकिस्तान से जुड़ रहा है, इधर होर्मुज संधि से जुड़ रहा है, फिर उधर सेंट्रल एशिया जुड़ जा रहा है। ईरान का जियोपॉलिटिकल पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसलिए हम ईरान को छोड़ नहीं सकते। अब चैलेंज यही आता है भाई, महाशक्ति भारत जैसे महाशक्ति चैलेंज क्या है बच्चों? यही तो चैलेंजेस हैं कि अब दुनिया सोचती है कि हम जिसके साथ रहें उसी के साथ रहें, लेकिन भारत कहता है भाई ऐसा क्यों ना हो जाए कि हम सबका साथ सबके विकास के मॉडल पर रहें। इसलिए आप देखोगे अगर ईरान का ये अगर आप मैप देखोगे तो ये ईरान है। इधर देखो, ये क्या है? ईरान। इधर इधर आप देखोगे कि पाकिस्तान हो गया, इधर अफगानिस्तान हो गया, इधर सेंट्रल एशिया हो गया, इधर कैस्पियन सागर हो गया। तो ये हम ईरान से होकर सेंट्रल एशिया भी जाना चाहते हैं, अफगानिस्तान जाता है, कैस्पियन सागर भी जाना चाहते हैं बच्चों। इसलिए कहा जाता है ईरान को हम छोड़ नहीं सकते। इसलिए लेकिन आप ये मत सोचना कि ईरान केवल हमारे लिए जान दे देगा। भाई ईरान में पहले हम रेल लाइन बनाने का प्रयास कर रहे थे, अब चाइना कह रहा है भाई हम और सस्ता बना देंगे, तो ईरान उसका ले लेगा। हर देश दोस्तों अपने फ़ायदे के हिसाब से चलते हैं, इसे कोई दिल लगी करने वाली बात नहीं है। तो सवाल ये है ईरान हमारे लिए, अब सवाल ये है कि ईरान और इसराइल के बीच में समस्या है। ईरान इसराइल एक दूसरे के जानी दुश्मन है, और जानी दुश्मन क्यों? वही 3 कारण कल मैंने बता दिया था, जानी दुश्मन है। अब सवाल है कि जब हम ईरान के साथ जाते हैं तो इसराइल को अटपटा लगता है, इसराइल के साथ जाते हैं तो ईरान आंख बहुत तरीरता है। इसलिए बच्चों हमारा पूरा प्रयास क्या है, हम पूरे देश में हम सबके साथ जाना चाहते हैं 90s के बाद। इसीलिए हम और सबके साथ जाके हम तो शांति स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। ये नहीं हम इसराइल को छोड़ थोड़ी रहे हैं, न ईरान को छोड़ रहे हैं। लेकिन अगर हम ये सोचें कि ना ना हम ईरान के कारण इसराइल को छोड़ दें, तो दोस्तों याद रखना ईरान हमारे कारण चाइना और पाकिस्तान को छोड़ देगा। इसलिए हम भावनात्मक नहीं होते बच्चों। अब रिलेशन देख लो भाई, मैं तो दिलो जान दिए जा रहा हूं किसी को और दूसरा भागा जा रहा है। और ये भी आप देखोगे यहाँ पे ईरान ही नहीं है,
अगर आप अगला अगला एग्जाम्पल आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है, फिलिस्तीन भी है। आप कहोगे फिलिस्तीन के मामले पर क्या है बच्चों? अब सवाल है, फिलिस्तीन में लड़ाई हो रही है। अब देखो, अब फिलिस्तीन में लड़ाई हो रही है तो भारत का बहुत स्पष्ट स्टैंड है। भारत ये एकदम स्पष्ट मानता है कि भारत क्या कहता है, भाई इंडिया ऑलवेज बिलीव दैट वी बिलीव इन अ टू नेशन थियरी। हम द्विराष्ट्रवाद के विचार को मानते हैं। हम टू नेशन थियरी को मानते हैं। अब हमारा मानना है कि भाई देखो, इसराइल भी रहे, फिलिस्तीन भी रहे, और उसमें भारत काफ़ी शांति स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। भारत तो मानता है कि भाई यूएई भी जुड़ जाए, बहरीन, कतर, सब आपस में जुड़ जाए, क्योंकि झगड़ा तो हमारे, अब जानते हो झगड़ा होगा तो हमारे यहाँ तेल से लेकर गैस, हमारा व्यापार सब कुछ प्रभावित होगा। एक तो लाखों लोग पश्चिम एशिया में रहते हैं, वो प्रभावित होगा। तो हमारा सीधा मानना है कि हम फिलिस्तीन की समस्या क्या समाधान चाहते हैं, द्विराष्ट्रवादी विचार। भाई फिलिस्तीन भी रहे, इसराइल रहे। और जबकि अभी आप देखो, इसराइल का प्रयास क्या चल रहा है, इसराइल सोच रहा है कि गाजा को बिल्कुल हम खाली करवा दें, गाजा से होकर बार बार हमला आता है, या सोच रहा है गाजा और इसराइल के बीच में एक नो मैंस लैंड बना दे। और कहा भी जाता है गाजा दुनिया की सबसे बड़ी ओपन जेल है, क्योंकि उधर मिस्र ने रोक रखा है और इधर इसराइल ने दीवार बना रखी है, तो गाजा के लोग कहीं जा ही नहीं सकते। तो इसराइल सोच रहा है कि गाजा के लोग मिस्र में चले जाए, लेकिन मिस्र इसकी परमिशन देगा नहीं। और फिर इसराइल सोचता है कि अब इसराइल ने जब गाजा का हमला देखा तो इसराइल कह रहा है भाई द्विराष्ट्रवाद का विचार हम मानेंगे ही नहीं। इसराइल कह रहा है कि हमारे अस्तित्व के लिए खतरा है, ये हमें मारने पे तुले हुए हैं। लेकिन भारत कह रहा नहीं भाई, देखो द्विराष्ट्रवाद का विचार पहले से था, क्योंकि 67 में जब भी इसराइल ने ज़मीन ली थी तो अपने आप में अवैध था। 48 में जो जब विभाजन हुआ था वो ठीक था। अब ये देखोगे, हमने दोस्तों अपना फिलिस्तीन पर अप्रोच बदला नहीं है। लेकिन अब आप कहोगे नहीं, फिलिस्तीन के कारण हम इसराइल के साथ संबंध न बनाए, ये नहीं संभव बच्चों। 92 पहले ऐसा करते थे, यही तो मल्टी अलाइनमेंट है। अब हमने क्या कर दिया है, अगर आप ये सोच रहे हो फिलिस्तीनी के कारण हम इसराइल के साथ संबंध खत्म कर दें, तो बच्चों ये नहीं होने जा रहा है, ये हम नहीं करने जा रहे हैं। यही तो प्रैग्मेटिज्म है, कारण बहुत स्पष्ट है। अरे मेरे बच्चों, अब आप कहोगे कि यानी फिलिस्तीन पे द्विराष्ट्रवाद का भारत समर्थन करता है, लेकिन इसके लिए हम इसराइल के खिलाफ नहीं जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है, भारत अपने हित में जाएगा भाई, इसराइल या फिलिस्तीन खिलाफत का मुद्दा ही नहीं है। दोनों को बुरा लगता है, इसराइल सोचता है फिलिस्तीन तरफ न जाए और फिलिस्तीन सोचता है इसराइल तरफ न जाए। हम कि भैया ये कौन सी बात है। इसलिए बच्चों, मोदी जी ने यात्रा इसराइल की, लेकिन भारतीय राष्ट्रपति ने फिलिस्तीन की यात्रा की, मोदी जी ने फिलिस्तीन की यात्रा की। हम फिलिस्तीन का समर्थन भी कर रहे हैं, किसका, द्विराष्ट्रवाद का। और हम क्या करते हैं, फिलिस्तीन में हिंसा और मानव नरसंहार के विरोधी हैं। लेकिन अब आप कहोगे ये मानव नरसंहार कर कौन रहा है, उसका हम नाम नहीं लेते। यही तो हमने यूक्रेन में कहा, वी आर अगेंस्ट वायलेंस, जीनोसाइड। हम तो कह ही रहे हैं भाई कि वायलेंस नहीं होना चाहिए, जेनोसाइड नहीं होना चाहिए, ये तो हम लगातार कह रहे हैं। लेकिन इसका ये मतलब माना जाए, इसका ये मतलब मान ले कि हम सीधे इसराइल का विरोध करना शुरू कर दें, वो हम नहीं करने जा रहे हैं। लेकिन कई बार इसराइल से हमारा मत अलग होता है। जब संयुक्त राष्ट्र संघ में भी पिछली बार मतदान हुआ कि फिलिस्तीन को राज्य के रूप में मान्यता दे दी जाए, भारत ने कहा दे दी जाए। भारत ने यूनाइटेड नेशंस में फिलिस्तीन का समर्थन किया, लेकिन इसराइल का विरोध नहीं किया। इसे बच्चों अभी क्या हुआ, इसराइल के खिलाफ आईसीसी ने वारंट जारी कर रखा है, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने वारंट जारी कर रखा है। ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है जो 2002 में बनी। इसका मूल काम है बच्चों, ये उन लोगों को दंडित करती है जिनके खिलाफ मानव नरसंहार के आरोप होते हैं, जिनके खिलाफ जीनोसाइड के आरोप हैं, मानव नरसंहार के आरोप हैं। यानी ये अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को सुलझाने की संस्था नहीं है, ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं है, और संयोग की बात है आईसीसी का पार्ट इंडिया है ही नहीं है। भारत ने इस पर हस्ताक्षर किया ही नहीं है। भारत ने कहा भैया
हमारे यहाँ न्यायपालिका ठीक है, अगर कोई मानव नरसंहार करेगा तो उसका जवाब न्यायपालिका देगी। इसलिए बच्चों, यही हमारा सारांश है इंडिया इजराइल रिलेशन का। इसराइल के साथ हमें पश्चिम एशिया के हर देश की चिंता है। इसलिए ईरान के परमाणु मुद्दे पर भी इंडिया मानता है शांतिपूर्ण समाधान होना चाहिए, फिलिस्तीन मुद्दे का शांतिपूर्ण समाधान होना चाहिए, और इंडिया वांट टू बिकम ए पीस ब्रोकर। लेकिन अगर आप ये कहो कि 92 के पहले कि ईदर, आप कहोगे सर इसराइल और फिलिस्तीन में केवल एक का चयन करना, तो हम किसका चयन करेंगे? केवल एक की बात क्यों है बच्चों? सबका साथ सबका विकास। और इनकी आपस, ये पौआ पौआ वाले देश हैं, आपस में लड़ते रहे। इनकी आपस की लड़ाई हमारी लड़ाई नहीं है। भारत अपने इंटरेस्ट के साथ जाएगा। इसलिए द्विपक्षीय मामलों में देखा जाए तो इसराइल के साथ हमारी बड़ी घनिष्ठता है, लेकिन बहुपक्षीय क्षेत्रीय मामलों में हमारे इसराइल के साथ डिफरेंसेस हो जाते हैं। विवाद नहीं बच्चों, डिफरेंसेस हो जाते हैं। अब कोई सवाल पूछना हो तो मेरे बच्चों पूछ लो। उसके बाद कल शुरू करेंगे इंडिया और डायस्पोरा। इन अब तो लगभग हम खत्म करने की पोजिशन में हैं, तो अब जरा सवाल पूछ लो बच्चों। कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लो। किसी बच्चे टू नेशन थियरी क्या है? अरे मेरे बच्चों देखो, दो राष्ट्र बनेगा तो दो राष्ट्र में फिलिस्तीनी को क्या मिलेगा? पश्चिमी किनारा वेस्ट बैंक और ईस्ट यरूशलेम, बाकी क्षेत्र इसराइल को मिलेगा। और इसराइल दोनों किनारों के बीच में आने जाने का रास्ता देगा। लेकिन दो राष्ट्रवाद में समस्या क्या है? हमास नहीं मानता। हमास कहता है नहीं भैया, हम इसराइल का विनाश करेंगे। दो राष्ट्रवाद क्या होता है? हमें पूरी जमीन चाहिए। इसीलिए, और इसराइल कह रहा है कि नहीं, अब हम गाजा को नहीं छोड़ेंगे। गाजा हमारे लिए हमला करता है, तो समस्या दोनों तरफ से है। इसकी शुरुआत तो फिलिस्तीनी व इसराइल का विवाद मुख्य कारण क्या था? अरे मेरे बच्चों देखो, फिलिस्तीनी व इसराइल का विवाद का मुख्य कारण क्या? कल मैंने बताया था ना, महाशक्तियों का हित, नृजातीय संघर्ष, क्षेत्रीय प्रभुत्व। यानी जब भी पश्चिम एशिया में किसी को इस्लाम का नेता बनना पड़ेगा, वो हमेशा याद रखना इसराइल का मामला उठा देगा। पहले काम मिस्र ने किया था, बाद में इराक ने करने का प्रयास किया, और अभी आप देखोगे ईरान कर रहा है। तो पश्चिम एशिया में एक तो निर्जातीय संघर्ष, क्षेत्रीय प्रभुत्व और महाशक्तियों का इंटरेस्ट होता है। अब आप देखो चाइना, चाइना कहीं न कहीं कोशिश कर रहा है कि वो अमेरिका के खिलाफ जाए। इसे बच्चों, अगर यूक्रेन संकट के साथ इसराइल फिलिस्तीन संकट आ गया तो दुनिया का ध्यान यूक्रेन से हट के कहाँ चला गया? फिलिस्तीन पे। ये चाइना की बड़ी सोची समझी पॉलिसी है। इसलिए तो भारत कह रहा है देखो, महाशक्तियाँ अपने हितों के लिए पूरी दुनिया में प्रॉब्लम पैदा कर रही हैं। इससे भारत का आगे आना दुनिया की शांति के लिए आवश्यक है। ये भारत का तर्क है। इंडियाज इंटरेस्ट हाउ टू सॉल्व पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट। अरे मेरे बच्चों, अशोक ने पूछा है, देखो इंडियाज इंटरेस्ट का मतलब क्या है? अरे भाई, आर्थिक विकास, टेक्नोलॉजी, तभी तभी तुम गरीबी सॉल्व कर पाएंगे। गरीबी कहने मात्र से थोड़ी सॉल्व हो जाएगी। इसके लिए लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाई जा रही है, बन रही है। सर हम हमास का सपोर्ट करना चाहिए? नहीं नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता बच्चों। भारत किसी भी आतंकवादी संगठन को सपोर्ट नहीं करता। और आप याद रखना, जब हमास का हमला फिर इसराइल पर हुआ तो भारत ने उसकी निंदा की। भारत चुनिंदा देशों में था। तो न तो भारत इसराइल पर हमले का समर्थन कर रहा है, न भारत फिलिस्तीन पर हमले का समर्थन कर रहा है। ये हमला, वॉर, हम डेमोक्रेटिक देश हैं दोस्तों, हम कैसे इस बात का समर्थन करें? किसी बच्चे ने बगदाद संधि, अरे मेरे बच्चों, बगदाद संधि तो जमाने की बात हो गई। हिस्ट्री के लिए सर बता इंपॉर्टेंट हो सकती है। अरे बगदाद संधि कोल्ड वार का मामला था, जहाँ पे ईरान, इराक और संयोग की बात है, उस समय ईरान के संबंध अमेरिका के साथ बड़े अच्छे थे। तब उस समय ईरान, इराक और अमेरिका, ये सब बगदाद संधि के पार्ट थे। जमाना बदल गया। यानी बगदाद संधि को पढ़ने का मतलब है कि मेरे दोस्तों, एक के हंगल का म्यूजिक देखना हिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आईआर में जानते हो करंट के विषय चलते हैं, सैद्धांतिक विषय चलते हैं, तो वो पास्ट वाले मामले नहीं चलते। और इस संयोग की बात है, 79 से पहले ईरान अमेरिका दोस्त थे, क्योंकि ईरान में जो सरकार थी अमेरिकी समर्थक थी। 79 के बाद ईरान अमेरिका का झगड़ा बढ़ा, और झगड़े बढ़ने का कारण क्या है? अब ईरान को भी नेता बनने का शौक आया, और अमेरिका तो नेता ही है दोस्तों, झगड़ा हुआ। इससे भारत के आंतरिक सुरक्षा को क्या खतरा हो सकता है? इससे मेरे बच्चे, अच्छा, हमने बुक नहीं खरीदी, पीडीएफ आज एकदम पीडीएफ मिल जाएगा मेरे बच्चों, चिंता मत करो। ऑल मैपिंग क्लास पर है चैट।
कांग्रेस के नेता ने फोन में पेगासस वायरस मिला है। अरे मेरे बच्चों, उसकी चिंता मत करो, तुम अपने फ़ोन को देखो, अभी नेताओं के चक्कर मत पड़ो। आवाक्स क्या है? आवाक्स मेरे बच्चे ये चलता फिरता है, जैसे AEIL-76 एयरक्राफ्ट है, उसी के ऊपर रेडार लगा दिया गया है। तो रेडार का फ़ायदा ये होता है, देखो जब रेडार एक जगह पे लगता है तो हमेशा वो अटैक पर आ जाता है, और जब रेडार उड़ता रहेगा, अब मान लो जैसे हाईवे है, आज के डेट में तो हाईवे पे एयरक्राफ्ट लैंड करते हैं, तो हाईवे पे एयरक्राफ्ट लैंड कराने का तरीका क्या है? रेडार लगा देंगे। हाँ, क्वेश्चन करा देंगे मेरे बच्चों। आगे क्वेश्चन, अब देखो ऐसा करेंगे, पीटी के बाद आईआर की फिर एक दो क्लास लेकर क्वेश्चन आप करा देंगे, आप चिंता मत करना। अभी पीटी आप दे लो, पीटी के बाद और मेंस के बीच में आईआर क्वेश्चन आप करा देंगे। पहले एक बार सिलेबस पूरा हो जाने दो, और मुझे लगता है 1-2 दिन और लगेगा, चीज़ें हल हो जाएगा हमारा। वेस्ट होगा ना फिलिस्तीन में? सर वेस्ट एशिया, ईस्ट एशिया होगा ना? अरे मेरे बच्चों, क्या क्या लिखा है बच्चों ने? थोड़ा सा रुको। तो द्रोण भारत में पीछे? अरे मेरे बच्चों देखो, अभी हम टेक्नोलॉजी में पीछे हैं। और टेक्नोलॉजी में क्यों पीछे है? उसके लिए रिसर्च के लिए पैसा चाहिए, और पैसा चाहिए तो हमें लॉन्ग टर्म विजन चाहिए। और ऐसे 10-20 रुपए बकरी मुफ्त में, गाय मुफ्त में, भैंस मुफ्त में। उसके बाद इसलिए बच्चों, देश के विकास के लिए शिक्षा, रिसर्च इंस्टीट्यूशन, ये सब महत्वपूर्ण होते हैं। और जब छोटे मोटे पैसे हम बरताते रहेंगे तो मामला गड़बड़ हो जाता है। हमास क्या है? वो देश आतंक? अरे मेरे, तो हमास क्या है? फिलिस्तीनियों का एक संगठन है, जैसे हमारे यहाँ अब फिलिस्तीनियों का संगठन है। फिलिस्तीनी कहते हैं कि हमारे लोकतंत्र की आवाज़ बढ़ाता है, इसराइल कहता है, दुनिया कहती है आतंकवादी संगठन है। सर जी मेंस राइटिंग? अरे मेंस देखो, थोड़ा बच्चों पीटी और मेंस के बीच में करवा देंगे, अभी तो पढ़ लो एक बार। कल बहुमत की सरकार बने क्या फरहान, आपस में वही बच्चे, लुकिस्ट पॉलिसी फेल हो गई है। अरे मेरे बच्चे, किसने बताया फेल हो गई है? ऐसा विचार मत बनाओ यार, एक दिन में कोई पॉलिसी फेल होती है ना, एक दिन में कोई पॉलिसी सक्सेसफुल होती है। आप चीज़ों को सैद्धांतिक देखना सीखो यार, ऐसा थोड़े हो जाएगी फेल हो जाएगी। इसराइल के साथ भारत के साथ, अरे मेरे बच्चों सामरिक संबंध तो वही है। अब देखो, रक्षा का है, सुरक्षा का, यही तो सामरिक संबंध है मेरे पुत्र। हम पश्चिमी फिलिस्तीन, पूर्वी फिलिस्तीन होगा क्या? अरे मेरे बच्चों, पश्चिमी फिलिस्तीन पूर्वी फिलिस्तीन नहीं होता, गाजा और वेस्ट बैंक ऐसे कहो। फिलिस्तीन गाजा वेस्ट बैंक से मिलकर बनता है। चाइना कहीं ना कहीं, हाँ भाई देखो, पावरफुल जो होता है तो हस्तक्षेप करता है मेरे दोस्तों। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। तो बाकी कल शुरू करेंगे डायस्पोरा। डायस्पोरा कल बता देंगे, उसके बाद फिर देखेंगे, डायस्पोरा बता देंगे, फिर उसके बाद जो आपको होगा बता देंगे, और बाकी कल बच्चों।